एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे कर रहे होंगे। ओके, सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो HTET का एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल एंड मई की तरफ आपका हो सकता है पोस्टपोन हो गया है, राइट। इस बात को लेकर आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, आपका एग्ज़ाम कब होगा उससे रिलेटेड उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका संस्कृत का है। ओके, अगर आपके पास ऑप्शनल लैंग्वेज किसी भी तरीके से संस्कृत है, आपका ऑप्शन या स्पेशल सब्जेक्ट जो है वो संस्कृत है, तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, इसमें आपके डिफरेंट टाइप के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस लिए गए हैं। ओके, सो चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या क्या है? 2, 8, 11 या 5? ओके, आपसे प्रश्न में पूछा है बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है। ओके, सो इस क्वेश्चन से आपके जो है वो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि प्रयत्न क्या होते हैं। ओके, प्रयत्न होता क्या है। सेकंड, ये कितने इसके टाइप होते हैं। और अगर बाह्य प्रयत्न है तो कहीं ना कहीं दूसरा टाइप होगा, तो उनकी संख्या क्या होगी। ओके, सो चलिए जानते हैं डिटेल में इन सभी प्रश्नों का आपका आंसर। प्रयत्न आपका जो है उसकी सिंपल सी आपकी परिभाषा है, वर्णों के उच्चारण में जो हम यत्न लगाते हैं, यत्न करते हैं, उसे प्रयत्न कहते हैं। यहाँ पर यत्न यानी वर्णों के उच्चारण में जो यत्न है, इसका अर्थ हुआ कि जब भी हम मुख से कुछ विभिन्न उच्चारण करते हैं तो उसमें जो हमें चेष्टा करनी पड़ती है उच्चारण करते समय, चेष्टा आपकी प्रयत्न होती है। ओके, सो ये आपकी हो गई प्रयत्न की डेफिनेशन। ओके, अब बात करते हैं प्रयत्न के टाइप। तो प्रयत्न के आपके 2 टाइप होते हैं, पहला बाह्य प्रयत्न, दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न। ओके, अभ्यंतर प्रयत्न यानी पहला तो हो गया आपका बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, दूसरा हो गया अभ्यंतर प्रयत्न। ओके, यहाँ प्रश्न में आपसे बाह्य प्रयत्न की जो है वो टाइप संख्या पूछी गई है। बाह्य प्रयत्न की संख्या होती है आपकी 11 यानी 11। ओके, एंड अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या होती है 5। तो इन 11 बाह्य अभ्यंतर के नाम आपको डिटेल में बता दे रहे हैं। आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इन्हें नोटबुक में साइड में लिख लें। ओके, बाह्य अभ्यंतर के 11 जो हैं वो संख्या होती हैं। पहला विवार, दूसरा संवार, तीसरा आपका श्वास, चौथा नाद, पांचवा घोष, 6th अघोष, 7th अल्पप्राण, 8th महाप्राण, 9 उदात्त, 10 अनुदात्त और 11 स्वरित। ओके, सो बाह्य अभ्यंतर के आपके ये 11 संख्या होती हैं। सो हम लोग एक बार फिर से इन्हें कायदे से लिख कर जान लेते हैं। ओके, जो 11 बाह्य प्रयत्न हैं वो हैं आपके विवार, ओके, विवार, संवार, नेक्स्ट है आपका श्वास, 4th नंबर है आपका नाद, एंड देन आपका है घोष, 6th नंबर है अघोष। ओके, फिर है अल्प प्राण, नेक्स्ट होता है महाप्राण, अगला है 9th नंबर उदात्त। ओके, नेक्स्ट है अनुदात्त, राइट, और 11th नंबर होता है स्वरित। इन सभी के अपने अपने कुछ विशेष बातें होती हैं इन सभी की, इनके बारे में। ओके,
इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन हम लोग जान लेते हैं। पहला बात होती है विवार की। ओके, विवार जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों के जो द्वार है वो खुला रहता है, ओके, उसे आपका विवार कहते हैं। नेक्स्ट आता है संवार, जिन वर्णों के उच्चारण में जो विवार के विपरीत जब स्वर तंत्रियाँ हमारी सट जाती हैं एक दूसरे से, तब उसको संवार कहते हैं। ओके, श्वास, जिन वर्णों के उच्चारण के समय उनसे बाहर निकलने वाली श्वास सदृश होती है, उसे श्वास कहते हैं। नाद हम सभी को पता होगा, जिन वर्णों के उच्चारण के समय निश्वास वायु के निकलते समय कंपन होता है, वो नाद होता है। घोष अघोष हमने हिंदी में ही पढ़े होते हैं। ओके, अल्प प्राण महाप्राण भी अगर हमने हिंदी को पढ़ा है ध्यान से तो ये उसमें क्लियर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका उद्दात। तो इसमें स्वर तंत्रियों में जो कंपन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो आपकी अधिक होने पर ये स्वर उत्पन्न होता है। ओके, अनुदात में आपका स्वर तंत्रियों में कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर अनुदात स्वर उत्पन्न होता है। यानी कंपन की जो आवृत्ति है वो दोनों ही केसेस में अधिक होती है, मगर एक में स्वर उदात स्वर उत्पन्न होता है एंड सेकंड आपका अनुदात स्वर उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट आता है बारी स्वरित की। तो स्वरित आपका स्वर तंत्रियों के कंपन की आवृत्ति मिश्रित हो जाती है इसमें। ओके, सो ये था बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है और उनके बारे में आपका डिटेल में एक एक लाइन इनकी प्रॉपर्टीज़। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अभ्यंतर की। आभ्यंतर, ओके, सो आभ्यंतर की आपकी जो संख्या है वो 5 होती है। पहला स्पृष्ट, राइट। नेक्स्ट होता है ईसत, स्पृष्ट, मतलब फर्स्ट स्पृष्ट, दूसरा ईसत स्पृष्ट। थर्ड होता है आपका विवृत, फोर्थ होता है ईसत विवृत, ईसत विवृत। ओके, एंड फिफ्थ जो है वो होता है संवृत। ओके, सो सबसे पहले जान लेते हैं स्पृष्ट के बारे में। स्पृष्ट में आपके का से माँ जो है वो वर्ग के सभी 25 वर्गों का स्पृष्ट जो काउंटिंग है वो सभी वर्ण इसमें आते हैं। ओके, क्योंकि इसमें जो उच्चारण है स्थान वो पूरी तरीके से स्पर्श होता है इनको जब हम उच्चारित करते हैं। ओके, इसलिए ये आपके स्पृष्ट की कैटेगरी में सारे आते हैं, का से माँ, का वर्ग आदि। ओके, ईसत स्पृष्ट में देखें तो यहाँ आपका या रा ला वा ये आपके ईसत स्पृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो उच्चारण है उस समय जीवा जो है वो थोड़ा थोड़ा स्पर्श करती है। बात करें विवृत की तो आकार आदि समस्त स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न होता है, क्योंकि जहाँ जीवा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच अधिक से अधिक दूरी होती है। ओके, ये इसलिए आपका ये विवृत हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है ईसत विवृत, इसमें आपके शा खा शा हा वर्णों का ईसत विवृत प्रयत्न है। अगला है संवृत, संवृत में आपका ह्रस्व आ का संवृत प्रयत्न होता है। ओके, यहाँ पर आपका आ का संवृत होता है वर्ग प्रयत्न। ओके, सो ये थे आपके आभ्यंतर प्रयत्न जिनकी संख्या 5 है, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या क्या है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd 11, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा। पते, पतौ, पत्यो या पत्याम। ओके, पति शब्द रूप ये आपका इकारांत पुल्लिंग है। ओके, एंड पति शब्द का विविध जो वचन है उनमें आपको ये विभक्तियों का रूप याद करना होगा। ओके, इन्हें आप याद ही करेंगे बिल्कुल अच्छे से, तभी आपको ये क्लियर हो जाएंगे सारे। आपसे अभी पति शब्द का सप्तमी एक वचन पूछा है, हो सकता है आपसे पूछ ले बहुवचन, ओके, द्वितीया बहुवचन, तो आपको बताना पड़े। हो सकता है पूछ ले प्रथमा द्विवचन,
तो इस तरीके से ये आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको पूरा याद होना चाहिए ये। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पत्यौ, यानी थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 ये कह रहा है कि 32 को, जिसे हम हिंदी में 32 कहते हैं, संस्कृत में क्या कहेंगे। ओके, सो आप सभी के लिए 1 to 100 तक का संस्कृत का हिंदी का एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे। सो आप सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, जिसमें आपका ट्रिक के साथ 1 to 100 तक की जो संस्कृत की गिनती है उसे कैसे याद करें, क्योंकि हो सकता है आपसे अभी 32 पूछा है, कल को कुछ और पूछ ले। ओके, सो इसलिए आपको याद तो पूरी समझ आनी चाहिए, है ना। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। इस संख्या को संस्कृत में द्वित्रिंशत कहते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द्वित्रिंशत। ओके ओके, सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 30 को संस्कृत में त्रिंशत कहते हैं। ओके, और यहाँ पे 30 में 2 ऐड हो गया तो ये 32 हो गया है। तो उसी तरीके से हमें त्रिंशत में द्वि को ऐड करना होगा। ओके, तब आपको जो है वो द्वित्रिंशत मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर पकड़ना आना चाहिए। राइट, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है उपकृष्णम पद में समास है, यानी उपकृष्णम जो आपका ये शब्द है, पद है, इसमें समास कौन सा है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और आपका 4th है द्वंद्व समास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपको जो ये शब्द दिया है यानी पद दिया है, ये है आपका उपकृष्णम। अगर आपको इस पद का जो है विग्रह पता है, यानी इसका अर्थ पता है, तो आप आसानी से समास का पता लगा लेंगे। ओके, सो समास आपके सिंपल हिंदी टाइप ही होते हैं, मगर आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको क्लियर होगा कि क्या है क्या नहीं, क्या होगा करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पर जो समास का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण के पास, यानी कृष्णस्य समीपम। कृष्ण, श्री कृष्ण के पास। उपकृष्णम का आपका अर्थ होता है कृष्ण के पास। ओके, एंड यहाँ पर आपको अगर लग रहा हो कि कृष्ण के पास के है, के आ गया है यहाँ पर, तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये आप पूर्णतः गलत हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। ओके, यहाँ पर आपको उप अव्यय नज़र आ रहा है। उप यहाँ पर एक पूर्व पद के रूप में कार्य कर रहा है, उप अव्यय है, इसलिए यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ओके, अव्ययी भाव समास यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि कृष्ण के आया है, तो के अर्थात के के बेसिस पे आप तत्पुरुष समास बिल्कुल भी जो है ऑप्शन टिक ना करें। ओके, यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद क्या होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है दिन पर्यंतम पाठम अपठत। अगला है दिनाय पाठः पठिताः। थर्ड ऑप्शन है दिनेन पाठः पठिताः। फोर्थ वाला है दिने पाठः पठिताः। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इसका अनुवाद क्या होगा संस्कृत में। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, ये आपका भूतकाल है। ओके, अगर इस वाक्य की बात करें तो ये आपका भूतकाल का वाक्य है, यानी यहाँ पर जो कर्म है वो हो चुका है, उसने पाठ को पूरा पढ़ लिया है। ओके, इसलिए यहाँ पर जो इसका अनुवाद होगा वो होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, दिन पर्यंतम पाठम अपठत। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 6 है 79 की संस्कृत संख्या कौन सी नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 79 की संस्कृत संख्या आपको बतानी है कौन सी नहीं है। ओके, सो 79 की आपकी जो नंबर होता है 79 आपका होता है 79। ओके, सो यहाँ पर आपको 79 की संस्कृत संख्या जो नहीं है वो बतानी है। 4th ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। ओके, एकोन सप्ततिः ये आपका 69 को कहते हैं, यानी ये आपकी जो संख्या है ये 69 को कहते हैं। ओके, सो आपका ये जो है 79 से रिलेटेड नहीं है, बाकी तीनों 79 से हैं। सो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अव्यय शब्द समूह कौन से हैं, इनमें से बताना है आप सभी को। सा, ते, यूयम, अत्र, तत्र, तस्य, सर्वत्र, अधुना, उपारि, नमः, सह, ज्येष्ठा। कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो जैसा कि हम सभी ने अव्यय के बारे में पढ़ा ही होगा कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका कभी व्यय नहीं होता। ओके, जिनका कभी व्यय नहीं होता वे आपके अव्यय होते हैं। यहाँ पर जो आपका ग्रुप है समूह है अव्ययों का, वो हो जाएगा सर्वत्र, अधुना, उपारि। ओके, यानी 3rd ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है 95 संख्या है। 95 जो है ये कौन सी संख्या को कहते हैं। 59, 905, 590 या फिर 95। ओके, सो संख्या आपकी जो 59 है इसको आपका कहते हैं नवपंचाशत, यानी सो सभी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं कि किसको क्या आपका संस्कृत में उच्चारण होता है, किसे क्या आपका बताते हैं। ठीक है, 59 को जो है उसको कहते हैं आपका नवपंचाशत, नवपंचाशत। ओके, 905 को कहते हैं पंचाधिक नवशतम, पंचाधिक नवशतम। ओके, 590 का जो आपका नंबर होता है उसको कहते हैं नवत्याधिक पंचशतम, नवत्याधिक पंचशतम। ओके, सो 95 का कहते हैं आपको पंचनवति। ओके, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 95। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है पच धातु का तक प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा। पचिताः, पाकः, पक्तः या पक्वः। कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। सो यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्वः। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा। मैं बाजार जाता हूँ, कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा संस्कृत में। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि वाच्य क्या होता है। किसी भी वाक्य को अगर हम देखें तो उसमें वाच्य से हमें पता चलता है कि जो वाक्य हमें दिया है उसमें कर्ता, कर्म, भाव इनमें से कौन सा आपका प्रधान है। ओके, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। ओके, तो संस्कृत में भी हमारे 3 वाच्य ही होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सो वाच्य जो है आपका कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तीनों की विशेष आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, वाक्य को फॉर्म करने का कोई प्रोसेस होता है कुछ, तो उसी के बेसिस पे आप पता कर पाते हैं कि आपका जो वाक्य है वो क्या है। यहाँ पर आपको वाक्य दिया है मैं बाजार जाता हूँ, ये आपका कर्म वाच्य में इसको परिवर्तित करना है, वो भी आपका संस्कृत में। ओके, सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मया आपनम गम्यते, मया आपनम गम्यते। 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
सो जल्द ही आप सभी के लिए संस्कृत की मैराथन वीडियो भी आएगी जो आपके एचटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ओके, अगर आपका जो लेवल 2 है उसमें सब्जेक्ट है संस्कृत तो भी इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपका किसी भी तरह से लैंग्वेज संस्कृत से रिलेशन है तो आपके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ, इसका अनुवाद बताओ। मैं ऐसा मानता हूँ, अनुवाद क्या होगा? ओके, अहम एवं मानामि, अहम एवं मान्ये, अहम एवं मानयामि, अहम एवं मन्ये। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका होगा करेक्ट आंसर? ओके, सो इसका जो करेक्ट अनुवाद हो जाएगा वो होगा अहम एवं मन्ये। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? ख, ज्ञ, झ या भा? ओके, सो जैसे हिंदी में आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं वैसे ही संस्कृत में भी होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन जो है उनकी संख्या 4 होती है। ओके, छ, त्र, ज्ञ और श्र। सो जैसा कि आपने जाना कि संयुक्त व्यंजन जो हैं आपके वो होता है छ, त्र, श्र एंड ज्ञ। ओके, इनमें से आपका कॉम्बिनेशन भी पूछते हैं कि किन वर्णों के ये जो हैं मेल से बनते हैं। तो का आप जो छा ये है ये आपका क और ख षटकोण वाला शा से मिलकर बनता है। ओके, त्रा जो है वो त और रा के जो है मेल से बनता है। श्रा जो है वो आपका स और र इसके मेल से बनता है। बात करें ज्ञ की तो ज्ञ आपका ज और इया के मेल से बनता है। इस तरीके से ये आपके 4 इम्पॉर्टेंट हो गए संयुक्त व्यंजन। तो अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञ, सेकेंड ऑप्शन। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका या तो ऐसे पूछ सकता है कि का, ता और रा के जो मेल से है वो क्या बन सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है और इस फॉर्म में भी। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? अहम संस्कृत भाति, माम संस्कृतम रुचिकरम, माह्यम संस्कृतम रोचते, मया संस्कृतम रोचते। करेक्ट अनुवाद आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, माह्यम संस्कृतम रोचते। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके अनुवाद आपसे पूछे जाते हैं तो आप अनुवाद की अच्छी प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतस्थः वर्ण है अण, यण, विसर्ग तथा अनुनासिक या आपका ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं, आपको बताना है। अंतस्थः वर्ण कौन से हैं? ओके, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से होते हैं। तो जो वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच अंतः होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ओके, संस्कृत में आपके व्यंजन को हल ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, एंड अंतस्थ जो व्यंजन है वो आपके होते हैं य, र, ल, व। ओके, य, र, ल, व ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं यानी यण। ओके, यण जो सेकंड ऑप्शन दिया है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले संस्कृत में जो वर्णमाला होती है उसमें स्वर को आपका कहते हैं अच, स्वर को कहते हैं अच। ओके, एंड व्यंजन आपके होते हैं हल
व्यंजन। हल इनसे बना है तथा इनका जो उच्चारण है वो डिफरेंट अनुसार, इनका उच्चारण के अनुसार ही इनका वर्गीकरण किया गया है। ओके, बात करें अगर स्वर की, तो स्वर आपके तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ओके, एंड व्यंजन, तो व्यंजन आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ओके, सो इस तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया है और इनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही हैं। सो यहाँ पर जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ फिनिश होते हैं ये संस्कृत के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। ओके, जिसमें आपके जो है PYQ भी लिए गए हैं। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।